नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पॉलिटिकल साइंस विद राम में। और आज फिर हम हाजिर हुए हैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर, और जिसका नाम है भारत परिषद अधिनियम 1861। तो मित्रों, इससे पूर्व आपने पढ़ा 1858 का भारत सरकार अधिनियम, और किस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से भारत का शासन ब्रिटेन की सरकार के हाथों में चला जाता है। ये हमने देखा इससे पहली क्लास में। और आज की क्लास में भारत परिषद अधिनियम 1861 में क्या महत्वपूर्ण बातें थी, आज उन बातों को जानेंगे, आज उन बातों को समझेंगे। तो मित्रों, आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। 1861 के अधिनियम के द्वारा भारत में संवैधानिक विकास का जो है अंग्रेजों द्वारा सूत्रपात किया गया, और इस कानून के द्वारा अंग्रेजों ने ऐसी नीति प्रारंभ की जिसे सहयोग की नीति या उदार निरंकुशता की जो नीति है वह कहा जाता है। और इस कानून के द्वारा ही सबसे पहले अंग्रेजों ने भारतीयों को शासन में भागीदार बनाने का जो है प्रयत्न किया। तो इस अधिनियम की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, आइए उन बातों को जान लेते हैं। पहला पॉइंट जो है वह है कि गवर्नर जनरल को नए प्रांत के निर्माण, अर्थात गवर्नर जनरल नया प्रांत बना सकता था, और नवनिर्मित जो प्रांत होते थे उनमें गवर्नर या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो है नियुक्ति कर सकता था। अब ये अधिकार जो है गवर्नर जनरल को भारत परिषद अधिनियम 1861 के माध्यम से मिल गया। इसके बाद इस अधिनियम का जो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि जो गवर्नर जनरल की परिषद होती थी, जिसको केंद्रीय कार्यकारिणी कहते थे, उसकी संख्या अब 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। पर जो 5वां सदस्य होगा उसको विधिवेता जो है होना अनिवार्य था, यानी उसको एक तरीके से आप ये कहिए कि वो कानून का एक्सपर्ट होना चाहिए। इस प्रकार 4 से बढ़ाकर जो है गवर्नर जनरल की जो परिषद होती थी, केंद्रीय कार्यकारिणी जिसको कहते थे, उसकी संख्या 5 कर दी गई। इसके बाद इसका जो तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि इस अधिनियम के द्वारा कानून बनाने की जो प्रक्रिया होती थी, उस प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। और इस प्रकार लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में 3 भारतीय, जिनमें बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को अपनी विधान परिषद में जो है मनोनीत किया। इस प्रकार चौथा पॉइंट जो इस अधिनियम का है वह पॉइंट है, हमने पूर्व की क्लास में देखा कि 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था, उस चार्टर एक्ट के माध्यम से बम्बई और मद्रास जो की परिषद होती थी, उनसे विधायी निर्माण की जो शक्तियाँ थी उनको वापस ले लिया गया था। पर इस 1861 के भारत परिषद अधिनियम के माध्यम से मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियाँ पुनः देकर जो है एक तरीके से विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई। विकेंद्रीकरण अर्थात जहाँ सत्ता जो है, सत्ता का बंटवारा होता है, अलग अलग जगह सत्ता जो है वो निवास करती है, शक्ति निवास करती है, इसको विकेंद्रीकरण कहते हैं। इसके बाद जो इसका महत्वपूर्ण बिंदु है, जो वायसराय की परिषद होती थी, अब उसके कार्य संचालन के लिए अधिक नियम बनाने की अनुमति जो है उसको दी गई, और जिसके द्वारा लॉर्ड कैनिंग ने भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत की, और जिसको हम बोलते भी हैं कि पोर्टफोलियो सिस्टम, यानी मंत्रिमंडलीय प्रणाली, ये भी इसी अधिनियम के माध्यम से शुरुआत हुई। तो और इसमें एक बात और थी कि अब जो वायसराय की परिषद थी, उनके जो मेंबर थे उनको एक से अधिक विभाग दे दिया जाता था। अर्थात जो वर्तमान में हम मंत्रिमंडलीय प्रणाली देखते हैं कि एक मंत्री के पास बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं या एक डिपार्टमेंट होता है, इस प्रकार इस मंत्रिमंडलीय प्रणाली की जो शुरुआत हुई वो 1861 के भारत परिषद अधिनियम के माध्यम से हुई। और इसकी शुरुआत किसने की? तो लॉर्ड कैनिंग ने इसकी शुरुआत की। इसके बाद जो इस अधिनियम में महत्वपूर्ण बिंदु था वह ये था कि गवर्नर जनरल को आपातकाल में जो उसकी परिषद होती थी
उसकी बिना संस्तुति के भी अध्यादेश जारी करने का जो है अधिकार इस अधिनियम के माध्यम से मिल गया। पर मित्रों, इस प्रकार का अधिनियम जो गवर्नर जनरल जारी करता था, उसकी जो अवधि होती थी वो मात्र 6 माह होती थी। इस प्रकार मित्रों, संवैधानिक विकास के दृष्टिकोण से जो 1861 का ये अधिनियम था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। इससे पहली बार विधि निर्माण में भारतीयों का सहयोग प्राप्त किया गया, क्योंकि प्रथम बार गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति हुई थी और इसके द्वारा ही बम्बई और मद्रास प्रांतों को विधि निर्माण करने की शक्ति पुनः प्राप्त हो गई थी। अन्य प्रांतों में भी ऐसी विधान परिषदें स्थापित करने की व्यवस्था की गई थी। इस प्रकार इस अधिनियम ने केंद्रीयकरण के स्थान पर विकेंद्रीकरण की नीति की शुरुआत की। और अंत में आप सभी से एक निवेदन, एक आग्रह है कि मेरे इस चैनल पॉलिटिकल साइंस विद राम को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि पॉलिटिकल साइंस से जुड़ी हुई और वीडियो में इस पर लेकर आ सकूँ। इससे मेरा उत्साहवर्धन होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।